हम पढ़ रहे थे हमारा थर्ड चैप्टर जिसका की नाम है मुद्रा की मांग। हमने इसके लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण करने के कौन कौन से उपाय हैं। हमने पढ़ा था कि रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है और उसके लिए उसके पास उपकरण भी होते हैं जिसमें कम या ज़्यादा करके वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कंट्रोल करता है ताकि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति भी ना हो सके और अर्थव्यवस्था में स्फीति की दशा भी ना आए। अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कि मुद्रा की मांग। बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा था कि मुद्रा की मांग क्यों की जाती है अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग इसीलिए की जाती है ताकि लोग अपने लेन देन के कार्य संपन्न कर सके या लोगों के द्वारा जो सट्टा है वो लगाया जा सके, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ब्याज दरों में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसका फायदा भी लोग उठाना चाहते हैं, इसीलिए वो मुद्रा की मांग करते हैं। तो हम इस वीडियो में मुद्रा की मांग के बारे में अध्ययन करेंगे। मुद्रा की मांग, डिमांड फॉर मनी। बच्चों, क्या होता है कि जो हमारी जो मुद्रा होती है या तो हम क्या कर सकते हैं उसे अपने पास रख सकते हैं या फिर हम उसे क्या कर सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक में जमा कर सकते हैं। यदि हम मुद्रा को अपने पास ना रखकर बैंक में जमा करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो हम मुद्रा को अपने पास रखने की जो हमारे पास हम मुद्रा को जो अपने पास रख रहे थे उसे अपने पास न रखकर यदि हम बैंक में जमा करते हैं तो बैंक से जो प्राप्त होने वाला ब्याज है वही क्या होता है, मुद्रा की अवसर लागत होता है। अवसर लागत के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी अध्ययन किया था व्यष्टि अर्थशास्त्र के कि अवसर लागत क्या होती है, जिसमें क्या होता है कि हम जो मुद्रा प्रतिफल मिल रहा है उसका क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। यदि हम बैंक में पैसा ना जमा करा के अपने पास रख रहे हैं तो इसका मतलब हमें क्या परित्याग करना पड़ रहा है, जो ब्याज हमें मिलता उसका हम त्याग कर रहे हैं। तो मुद्रा की अवसर लागत क्या हो गई, मिलने वाला उसका प्रतिफल अर्थात ब्याज होती है। तो यदि व्यक्ति मुद्रा की मांग करते हैं तो वो ये देखते हैं कि यदि उन्हें अधिक ब्याज मिल रहा है कहीं तो वो क्या करेंगे, अपने पास जो मुद्रा रखने की इच्छा है उसको खत्म करके वो मुद्रा को बैंक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या फिर कहीं और इन्वेस्ट करना चाहेंगे ताकि कि मुद्रा की जो अवसर लागत है ब्याज उसको वो कमा सके। लेकिन यदि वही ब्याज की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो लोग क्या करेंगे, मुद्रा को अपने पास रखना ही पसंद करेंगे अर्थात मुद्रा की मांग करेंगे। आ रहा है बच्चों समझ में? इसके साथ मुद्रा की जो मांग है वो आय के साथ भी प्रभावित होती है। यदि आय अधिक होती है तो लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, मुद्रा की अधिक मांग की जाती है। यदि आय क्या होती है, कम होती है तो लोगों के द्वारा मुद्रा की कम मांग की जाती है। क्यों? क्योंकि आय अधिक है तो लोग क्या करेंगे, लेन देन का उद्देश्य अधिक रखेंगे अर्थात अधिक उपभोग करेंगे तो वो मुद्रा की मांग भी क्या करेंगे, अधिक करेंगे। तो यहाँ हम मुद्रा की मांग के बारे में ही अध्ययन करेंगे। ठीक है। मुद्रा सभी प्रकार की संपत्तियों में सबसे सरल संपत्ति है जिसका दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से विनिमय किया जा सकता है। मुद्रा जो भी परिसंपत्तियां हैं उसमें सबसे तरल रूप है। परिसंपत्तियां तो और भी होती है, जैसे सोने के रूप में रख सकते हैं हम किसी मुद्रा को, या फिर हम कहीं किसी बैंक में जमा कर सकते हैं, बैंक जमा हो सकती है, या फिर हम ये कहें कि मुद्रा से हम कोई और प्रतिभूतियां खरीद सकते हैं। लेकिन जो सबसे तरल रूप होता है मुद्रा का वो होता है नकद रूप, क्योंकि हमें कोई भी कार्य संपन्न करने हैं तो हम उससे फटाफट से कर सकते हैं। ठीक है। तो मुद्रा सभी प्रकार की संपत्तियों में सबसे तरल रूप होता है जिससे कि हमारे दैनिक कार्य भी प्रतिदिन रूप से संपन्न हो सकते हैं। मुद्रा की जो अवसर लागत भी होती है जो कि उससे नकद रूप में ना रखकर बैंक में जमा करने पर प्राप्त होने वाला ब्याज है। मैंने आपको बताया कि मुद्रा की जो अवसर लागत क्या होती है, उसे हम अपने पास ना रखें बल्कि हम क्या करें, उसको बैंक में जो जमा कर रहे हैं तो उससे जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वही मुद्रा की अवसर लागत हो रही है। यदि हम मुद्रा को अपने पास रख रहे हैं इसका मतलब जो उससे प्राप्त होने वाला ब्याज है उसका हम क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? इसके बाद है एक निश्चित समय पर कितनी मुद्रा को धारण किया जाए, इसका निर्धारण करते समय तरलता से लाभ और ब्याज के त्याग की हानि के संबंध में विचार करना होगा। अब एक व्यक्ति मुद्रा को अपने पास रखे या मुद्रा को बैंक में जमा कराए अर्थात कहीं और इन्वेस्ट करे तो उसके लिए उसे विचार करना होता है कि ब्याज की दर का क्या प्रचलन है, या फिर वो मुद्रा को अपने पास रख रहा है तो उसको मुद्रा के पास रखने से उसे क्या फायदा मिल रहा है। तो उन दोनों के बीच में वो विचार करता है, उसके बाद ही वो मुद्रा को अपने पास रखने या ना रखने का डिसीजन लेता है। आ रहा है बच्चों समझ में? आपने देखा होगा कि लोगों के पास पैसा होता है तो वो क्या करते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। क्यों? कि उनको ब्याज चाहिए होता है, साथ में सेफ्टी तो होती है, ब्याज भी उनको प्राप्त होता है। लेकिन कई लोग अपने पास ही मुद्रा रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दैनिक जो लेन देन के कार्य है वो संपन्न करना चाहते हैं। तो इसके लिए वो जो ब्याज मिल रहा है उसका वो क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा है कि तरलता से जो लाभ मिल रहा है वो और साथ में जो ब्याज है उन दोनों का क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और उसके हिसाब से वो मुद्रा को या तो अपने पास रखते हैं या फिर बैंक में जमा करते हैं।
ठीक है। अतः मुद्रा शेष की मांग प्राय तरलता अधिमान कहलाता है। अर्थात मुद्रा की जो मांग कहलाती है, अर्थात मुद्रा को अपने पास रखना, तरल रूप में रखना, उसे हम कहते हैं तरलता अधिमान। ठीक है बच्चों। इसके बाद है कि लोगों में मुद्रा कोष रखने की इच्छा के दो उद्देश्य होते हैं। लोग मुद्रा की मांग दो उद्देश्यों से करते हैं। अपने पास मुद्रा रखना चाहते हैं, मुद्रा की मांग करते हैं, वो दो उद्देश्य से करते हैं। जो पहला उद्देश्य है वो तो होता है सहव्यवहार प्रयोजन अर्थात लेन देन करना, और जो दूसरा उद्देश्य होता है वो है सट्टे का उद्देश्य अर्थात जो ब्याज दर है बढ़ती हुई होती है या घटती हुई होती है, तो ब्याज दर से जो लाभ कमाना चाहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सटोरी, अर्थात जो सट्टा लगाकर क्या करते हैं, बढ़ती ब्याज दर से लाभ कमाते हैं, तो उस उद्देश्य से भी क्या करते हैं, मुद्रा की मांग करते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में। तो सहव्यवहार प्रयोजन सबसे पहले क्या आता है, लेन देन के उद्देश्य, जिसको हमें कह सकते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। जो पहला उद्देश्य है वो होता है सहव्यवहार प्रयोजन, जिसे हम ट्रांजैक्शन मोटिव या लेन देन का उद्देश्य भी कहते हैं, कि लोगों के द्वारा मुद्रा की मांग लेन देन का उद्देश्य अर्थात लेन देन के कार्य संपन्न करने के लिए की जाती है। मुद्रा धारण करने का मुख्य प्रयोजन सहव्यवहारों को क्या करना है, जारी रखना है, अर्थात लेन देन को जारी रखना है। लोग अलग अलग समय पर आय प्राप्त करते हैं, किंतु उनका व्यय उस पूरे समयांतराल में निरंतर होता रहता है। लोगों के पास क्या होती है, जैसे कि कोई एक सैलरीड है पर्सन है, तो उसको मंथ जो है उसके फर्स्ट डे पे क्या हो जाती है, सैलरी प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसका जो व्यय है वो तो क्या चलता रहता है, पूरे वर्ष पूरे महीने भर ही चलता रहता है। तो लोगों को जो आय प्राप्त करने का स्रोत है, यहाँ पर ये लिखा है कि लोग अलग अलग समय पर आय प्राप्त करते हैं, कोई महीने पर आय प्राप्त करता है, कोई साप्ताहिक आय प्राप्त करता है, लेकिन उनका व्यय वो क्या चलता रहता है, पूरे महीने या पूरे हफ्ते चलता रहता है। ठीक है। मान लीजिए कि प्रत्येक माह की पहली तारीख को 100 रुपए आय प्राप्त होने पर इसका माह के शेष दिनों में व्यय होता रहता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि माह में की पहली तारीख को ही 100 रुपए प्राप्त हो जाते हैं आय के रूप में, लेकिन वो 100 रुपए ऐसा तो नहीं है कि पहली तारीख को प्राप्त हुए हमने पहली तारीख को व्यय कर दिए, नहीं ना। हम क्या करते हैं, यदि 100 रुपए प्राप्त हुए तो हम माह में जो भी काम करते हैं, काम पड़ते रहते हैं, हमारे उस कामों के लिए हम उस 100 रुपए को पूरे महीने में खर्च करते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में। कभी कितना व्यय हो गया, कभी कितना व्यय हो गया, क्या 50-100 रुपए में से कुछ बच भी जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 100 रुपए पूरे खर्च हो जाए। आ रहा है बच्चों समझ में। तो माह के आरंभ में जो प्राप्त राशि होती है वो माह के आरंभ में ना खत्म होकर पूरे महीने भर में क्या होता है, उस पर व्यय चलता रहता है। इस प्रकार माह के आरंभ और अंत में रोकड़ शेष क्रम से 100 रुपए और 0 रुपए रहता है। मान लिया कि पूरे माह के अंदर वो 100 रुपए खर्च हो जाते हैं, व्यय हो जाते हैं, हर दिन में कुछ ना कुछ व्यय होता है, इस प्रकार से वो 100 रुपए खत्म हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि माह के आरंभ में तो कितने रुपए है, 100 रुपए, और माह के अंत में कितने रुपए बचे, 0 रुपए, क्योंकि वो 100 रुपए पूरे माह के दौरान खर्च हो गए। ठीक है बच्चों। तो 100 और 0 इस तरीके से रहता है। तब औसत नकद धारिता की गणना हम करें तो 100 प्लस 0 करके कितना बटे में हम 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 रुपए। अब हम ये देखें नकद धारिता, जो माह के आरंभ में नकद कितना था, 100 रुपए, और माह के आरंभ में नकद कितना था, 0 रुपए। अब इनका हम औसत नकद धारिता निकालें, अर्थात पूरे माह के दौरान कितने औसत नकद रूप में थे, तो हम 100 को और 0 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और 2 का भाग लगा देंगे। औसत तो आपको आता ही होता है कि जितनी संख्या होती है हम उनका क्या लगा देते हैं, भाग। तो 2 ही संख्या है तो हम 2 का भाग लगा देंगे। तो इस प्रकार से औसत कितनी आ जाएगी, 50 रुपए। कहने का तात्पर्य है पूरे माह के दौरान औसत नकद जो धारिता है वो कितनी थी, 50 रुपए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50 रुपए के रूप में की जा सकती है, जिससे हर माह 100 रुपए मूल्य का सहव्यवहार होता है। मतलब 50 रुपए औसत नकद धारिता है, जिसमें पूरे माह 100 रुपए का क्या होता है, आपस में लेन देन चलता रहता है। ठीक है। इसके बाद अतः मुद्रा की औसत सहव्यवहार मांग मासिक आय के आधे के बराबर है। जो उसकी आय होती है, आय कितनी है उसकी, 100, और जो उसकी औसत नकद धारिता है वो उसकी आधी हो गई, अर्थात कितनी होती है, 50। तो औसत सहव्यवहार कितना होता है, जो उसकी मासिक आय होती है उसका आधा होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो मासिक सहव्यवहार का मूल्य आधा है, मासिक आय और मासिक सहव्यवहार, उसमें क्या संबंध है कि मासिक सहव्यवहार, मासिक लेन देन, जो मासिक आय है उसका क्या होता है, आधा होता है। यहीं पे बात हो गई कि मासिक व्यवहार का मूल्य क्या है, आधा है। यहाँ पर जो उसका व्यवहार होता है उसमें नकद धारिता को हमने औसत नकद धारिता देख ली, तो मासिक जो उसको आय प्राप्त हुई उसका क्या हो गया, आधा हो गया। अब हम 2 व्यक्ति वाली अर्थव्यवस्था पर विचार करेंगे। अभी हमने एक व्यक्ति की बात की जिसमें वो व्यक्ति केवल अपनी आय प्राप्त कर रहा है। इसमें 2 तत्व हैं, एक तो है फर्म, एक व्यक्ति है जिसकी हमने बात की, और व्यक्ति का जो स्वामित्व है, और एक है श्रमिक। अब यहाँ पर हमने 2 व्यक्ति देखे, एक तो फर्म, ठीक है,
फर्म है जो कि स्वामित्व है, मतलब वो एक अपनी फर्म चला रहा है, उसकी एक कंपनी है, और दूसरा उसके अंदर जो काम करने वाला क्या है, श्रमिक है। ठीक है, यहाँ हम दो व्यक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक महीने के प्रथम दिन फर्म श्रमिक को 100 रुपये वेतन देती है। जैसे हमने चर्चा की कि जो व्यक्ति है उसको 100 रुपये वेतन प्राप्त हो रहा है, तो वो 100 रुपये वेतन कौन दे रही है, उसको फर्म दे रही है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो फर्म उसको 100 रुपये दे रही है, तो फर्म के पास से 100 रुपये किसके पास चल जाते हैं, श्रमिक के पास। तो मान लीजिए फर्म के पास तो 0 रुपये रहते हैं और श्रमिक के पास कितने आ गए, 100 रुपये। और वही श्रमिक क्या करता है, उस फर्म की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता रहता है पूरे महीने भर में। तो जो श्रमिक खरीदता रहता है उस फर्म की वस्तुओं और सेवाओं को, तो जो लास्ट में है जो श्रमिक है उसके पास तो कितने रुपए बचते हैं, 0। और सारी वस्तुएं सेवाएं किसकी खरीद ली उसने, उस फर्म की। तो क्या हुआ, फर्म के पास कितने आ गए, 100 रुपये। आ रहा है बच्चों समझ में? यहाँ तस्वीर बिल्कुल उल्टी हो गई। कैसे कि जो पहले फर्म के पास कितने रुपए थे, 0 रुपये, तो वे श्रमिक के पास 100 रुपये थे। अब माह के अंत में फर्म के पास आ जाते हैं 100 रुपये और जो श्रमिक है उसके पास रह जाते हैं 0 रुपये। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि श्रमिक इसके बदले आय को फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु पर पूरे माह में व्यय करता रहता है। जो श्रमिक के पास जो 100 रुपये आय प्राप्त हुई थी वो उस फर्म, क्योंकि यहाँ पर हमने अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही तत्व माने हैं, इसीलिए वैसे तो वो और वस्तु और सेवाओं पर भी खर्च करेगा, आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर 2 ही मान रहे हैं, इसीलिए तो पूरे माह में वो उसकी वस्तु और सेवाओं पर खर्च करता रहता है। यहाँ अर्थव्यवस्था में केवल एक ही वस्तु उपलब्ध है, एक ही वस्तु उपलब्ध है। यहाँ पर हम मान रहे हैं ऐसा काल्पनिक रूप से है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। इस प्रकार प्रत्येक माह के आरंभ में श्रमिक के पास 100 रुपये मुद्रा शेष रहता है और एक फर्म के पास कितनी रहती है, 0। ठीक है, कि यदि माह का यदि हम आरंभ देखें तो श्रमिक के पास तो होती है 100 रुपये, क्योंकि उसने आय के रूप में प्राप्त कर लिए फर्म से, और फर्म के पास रहते हैं 0 रुपये। माह के अंतिम दिन तस्वीर उल्टी हो जाती है, फर्म के पास आ जाते हैं 100 रुपये जो उसे श्रमिक को अपनी वस्तु बेचने से प्राप्त हुआ है। जो कि फर्म को अपनी वस्तु जो फर्म है उसने जो अपनी वस्तुएं श्रमिक को बेची है, तो श्रमिक ने सारे 100 रुपये पूरे माह के दौरान किस पर खर्च कर दिए, फर्म पे। तो फर्म के पास अब माह के अंत में 100 रुपये आ जाते हैं, जबकि श्रमिक के पास 0 रुपये होते हैं। अब हम देखते हैं क्या रहता है कि फर्म और श्रमिक की औसत मुद्रा धारिता 50 रुपये के बराबर है। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि 0 और 100 को हमने प्लस करके 2 का डिवाइड कर दिया था, तो 50 रुपये क्या थी, औसत नकद धारिता की थी उस श्रमिक की या व्यक्ति की। अब यहाँ पर हम फर्म की भी देखते हैं, तो फर्म के पास भी रहता है, उसके पास शुरुआत में 0 होता है और अंत में 100 होता है, तो उसकी नकद धारिता भी कितनी हो गई, औसत 50 ही होगी। ठीक है, इस प्रकार अर्थव्यवस्था में समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग कितनी है, 100 रुपये के बराबर होगी। समव्यवहार कितना हो रहा है, 100 रुपये। 100 रुपये पहले फर्म के पास थे, वो श्रमिक के पास चले गए, फिर श्रमिक के पास 100 रुपये थे, वो फर्म के पास चले गए। तो इस प्रकार से 100 रुपये ही हैं, वो ही क्या हो रहे हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जा रहे हैं। इस अर्थव्यवस्था में मासिक समव्यवहार का कुल परिणाम कितना होगा, 200 रुपये। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने लायक ये है कि 100 रुपये श्रमिक से कहाँ जा रहे हैं, फर्म के पास। 100 रुपये फर्म से कहाँ आ रहे हैं, श्रमिक के पास। इस तरीके से जो कुल यहाँ पर व्यवहार हुआ है वो कितने का हुआ है, 200 रुपये का हुआ है ना, है तो वही 100 रुपये, लेकिन व्यवहार कितने का कर रहे हैं, वो 200 रुपये का। 100 रुपये पहले वहाँ जा रहे हैं, फिर 100 रुपये वहाँ से श्रमिक से फर्म की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 200 रुपये का यहाँ पर मासिक सहव्यवहार होता है। किसी इकाई अवधि में इस अर्थव्यवस्था में सहव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग सहव्यवहार की कुल मात्रा का क्या होती है, अंश मात्र होती है। यहाँ बताया है कि अर्थव्यवस्था में जो सहव्यवहार के लिए जो मुद्रा की जो मांग की जा रही है वो सहव्यवहार की कुल मात्रा का क्या होती है, अंश। मतलब मुद्रा की जो मात्रा है सहव्यवहार के लिए हमें जो जरूरी है वो तो कितनी है, 100, लेकिन जो सहव्यवहार की जो कुल मात्रा है वो कितनी है, 200। आ रहा है समझ में? तो सहव्यवहार के लिए जो मुद्रा की जो मांग है, हमें जो मुद्रा की मांग कर रहे हैं वो सहव्यवहार की कुल मात्रा का क्या होती है, अंश। मतलब जो लेन देन के लिए हमें जो कुल मात्रा हो रही है यहाँ पर, जो यहाँ पर कुल व्यवहार हो रहा है उसका जो लेन देन के लिए हमने जो मुद्रा की मांग की, अर्थात 100 रुपये मुद्रा की मांग है यहाँ पर, जबकि जो लेन देन कितना हो रहा है, 200 रुपये। तो जो 100 रुपये है वो 200 रुपये का क्या है, अंश मात्रा है। आ रहा है बच्चों समझ में कि सहव्यवहार की मात्रा अलग चीज़ है और सहव्यवहार के लिए जो मुद्रा की आवश्यकता है वो अलग चीज़ है। ठीक है, इसके बाद है अतः सामान्य अर्थों में मुद्रा की सहव्यवहार मांग MDT को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। अब आप ध्यान रखना, यहाँ लिखा हुआ है MDT, अर्थात MD मतलब मुद्रा की मांग, D से है डिमांड, M से है मनी और T से है यहाँ ट्रांजैक्शन, जो हमने बताया ना लेन देन के लिए या सहव्यवहार के लिए। तो जो सहव्यवहार के लिए जो मुद्रा की मांग है MDT,
मुद्रा की मांग किसके लिए, सह व्यवहार के लिए। उसका फॉर्मूला क्या बनता है, K मल्टीप्लाई T। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं K क्या है और T क्या है। यहाँ T तो क्या है, एक समय अवधि में अर्थव्यवस्था में सहव्यवहार का कुल मूल्य मौद्रिक है और K एक धनात्मक अंश है। देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो मुद्रा की मांग है वो किस पर निर्भर करती है, कि मुद्रा का कुल, जो हमने बताया ना, कुल सहव्यवहार कितना हो रहा है। जैसे 200 रुपये सहव्यवहार हो रहा था, अभी हमने देखा था कितना व्यवहार हो रहा था, 200 रुपये सहव्यवहार हो रहा था। तो उस पर निर्भर करती है मुद्रा की मांग की अर्थव्यवस्था में कितना सहव्यवहार हो रहा है, तो उसी के हिसाब से क्या होती है, मुद्रा की मांग की जाती है। यदि आपको लेन देन के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था में सौदे क्या होंगे, बहुत अधिक होंगे। अर्थव्यवस्था में सौदे बहुत अधिक हो रहे हैं, बहुत अधिक लेन देन हो रहे हैं, सहव्यवहार बहुत अधिक हो रहे हैं, उसकी मात्रा अधिक है, तो मुद्रा की आवश्यकता भी क्या होगी, अधिक होगी। आ रहा है समझ में। तो लेन देन के लिए मुद्रा की जो मांग है वो किस पर निर्भर करती है, T पर, अर्थात सौदों की कुल मात्रा पर निर्भर करती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सह व्यवहार का कुल मूल्य यहाँ पर मौद्रिक है और K एक धनात्मक अंश है, जो कि इन दोनों के संबंध को दर्शाता है। आगे बच्चों समझ में। इसके बाद है यहाँ 200 रुपये प्रति माह के सहव्यवहार के लिए अर्थव्यवस्था में 100 रुपये के मूल्य मुद्रा शेष का प्रयोग होता है। हमने जो उदाहरण लिया उसके हिसाब से 200 रुपये का कुल व्यवहार हो रहा है और उसके लिए कितने रुपए की आवश्यकता है, 100 रुपये की आवश्यकता है। 100 रुपये की मुद्रा की आवश्यकता है और उसमें हम 200 रुपये का व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि महीने में 2 बार प्रत्येक रुपये का हस्तांतरण होता है। यहाँ पर कितनी बार हस्तांतरण हुआ है, 100 रुपये का। 100 रुपये पहले फर्म से श्रमिक के पास गए, फिर श्रमिक से फर्म के पास आए, तो वो 100 रुपये 2 बार घूमते हैं, तब जाके 200 रुपये का कुल व्यवहार हो पाता है। अर्थात हमने 100 रुपये की मुद्रा की मांग की, ठीक है, उसको हमने 2 बार घुमाया और इस प्रकार से 200 रुपये का हमारा सौदों की कुल मात्रा अर्थात सहव्यवहार की कुल मात्रा हो गई। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो 100 रुपये है वो 2 बार घूमते हैं, अर्थात जो मुद्रा का संचलन वेग क्या होता है कि मुद्रा की एक इकाई कितनी बार क्या होती है, हस्तांतरित की जाती है। तो 2 बार हस्तांतरित की जा रही है 100 रुपये, पहले फर्म से श्रमिक के पास, फिर श्रमिक से फर्म के पास। तो इसीलिए यहाँ मुद्रा का संचलन वेग कितना हो गया, 2। अब मुद्रा का संचलन वेग आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इजी वे में ज्ञात कर सकते हैं ना, कि जो सौदों की जो कुल मात्रा है उसमें हमारे कितनी मुद्रा की मांग है, उससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, संचलन वेग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे हम मुद्रा का संचलन वेग कहते हैं। मुद्रा की एक इकाई मतलब मुद्रा की एक मात्रा कितनी बार अर्थव्यवस्था में क्या करती है, घूमती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा का संचलन वेग कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण लिया तो उसके हिसाब से मुद्रा का संचलन वेग 2 आ गया, क्योंकि 100 रुपये 2 बार घूमते हैं, तब जाके 200 रुपये का क्या होता है, कुल सौदा हो पाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 200 रुपये का व्यापार करने के लिए हम क्या करें, 200 रुपये ही अर्थव्यवस्था में होने चाहिए। हम ये जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत विस्तृत है, तो यहाँ पर बहुत सारे सौदे होते रहते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि जितने करोड़ रुपए का हमारे यहाँ व्यापार हो रहा है तो उतने ही करोड़ रुपए हमारे यहाँ पर मुद्रा होनी चाहिए। वही मुद्रा क्या होती रहती है, घूमती रहती है। ठीक है ना, तो ये होता है मुद्रा का संचलन वेग। अब हम ये कह सकते हैं 1/K, हम मुद्रा के संचलन वेग को दर्शाते हैं V से। किसे दर्शाते हैं, V से। जो V होता है वो होता है K का विलोम। क्या होता है, K का विलोम। जैसे इसमें दिखा रखा है 1/K इंटू MDT, मुद्रा की मांग से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है हमारा T। क्या आता है, T के बराबर हमारा आता है कि मुद्रा की मांग से यदि हम 1/K अर्थात V को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं MV, तो हमारा T आता है। आ रहा है समझ में। जैसे कि हमने इस उदाहरण में देखा कि जो मुद्रा है वो हमारे पास मुद्रा की मांग कितनी है, 100, हमने कितनी बार काम में लिया उसको, 2 बार। तो इस प्रकार से हमारी जो सौदों की मात्रा टोटल कितनी हो गई है, 200। आ रहा है समझ में। अब हम यहाँ पर इस V को हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जो पहले वाला फॉर्मूला लिखा था M बराबर K मल्टीप्लाई T, क्या लिखा था, K मल्टीप्लाई T। तो हमने यहाँ M K मल्टीप्लाई T लिखा था, तो हम इस K के हिसाब से कैसे दर्शा सकते हैं कि जो V है उसको हम दर्शा सकते हैं 1/K के रूप में। ठीक है, V बराबर क्या होता है, 1/K। तो इस तरीके से जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1/K, हम MDT को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाता है, T आ जाता है, अर्थात V मल्टीप्लाई MDT बराबर क्या होता है, T होता है। अर्थात मुद्रा की जो मांग है उसको हम संचलन वेग से मल्टीप्लाई करते हैं तो सौदों की कुल मात्रा आ जाती है। यही वाला फॉर्मूला है, और जो V है उसका मान होता है 1/K के बराबर। यहाँ V 1/K संचलन वेग है।
ठीक है। तो 1/k क्या होता है, संचलन वेग, और v भी क्या होता है, संचलन वेग है। उपयुक्त समीकरण की दाईं ओर का पद t प्रवाह परिवर्त है, जबकि मुद्रा की मांग md एक स्टॉक संकल्पना है। अब हम इस वाले फॉर्मूले को अच्छे से देखते हैं। तो हम इस पे देखते हैं कि जो t है, जो दाईं तरफ दे रखा है t, सौदों की कुल मात्रा, वो एक समय अवधि के दौरान होती है, तो इसीलिए वो क्या है, एक प्रवाह है। क्या है, प्रवाह। यदि हम यहाँ देखते हैं कि मुद्रा की मांग अर्थात एमडीटी, तो वो एक निश्चित समय बिंदु पर की जाती है, तो वो क्या है, एक स्टॉक अवधारणा है। क्या अवधारणा है, स्टॉक। तो यहाँ लिखा भी है कि एमडीटी क्या है, एक स्टॉक संकल्पना है। किंतु जो मुद्रा का वेग वो v का एक समय आयाम होता है, संचलन वेग एक समय अवधि के दौरान होता है, इसीलिए एक प्रवाह अवधारणा है। अतः जो बाईं और v एमडीटी मुद्रा के सहव्यवहार के कुल मूल्य का मूल्यांकन करता है। v मल्टीप्लाई एमडीटी यदि हम करते हैं तो ये हमें बताता है कि मुद्रा का कुल कितना सहव्यवहार हो रहा है, जिसे हम t से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। t से हम इसको अंकित करते हैं, जो कि इस समय अवधि में स्टॉक में होता है, जो कि हमें क्या दर्शा रहा है, इस समय अवधि में तो एक स्टॉक है वो। यदि हम एक समय अवधि की बात करें तो वो स्टॉक है। यह प्रवाह परिवर्त है और ये दाईं ओर के परिवर्त के बराबर होता है। t क्या होता है, प्रवाह परिवर्त है, ठीक है। और जो हमारा एम डी और v है, ठीक है, तो v भी क्या है, एक प्रवाह परिवर्त है। और v और mdt ये दोनों जो हैं वो किसके बराबर होते हैं, t के बराबर होते हैं, जो कि एक प्रवाह परिवर्त है। आ रहा है बच्चों समझ में कि यहाँ स्टॉक और प्रवाह, स्टॉक और फ्लो कौन कौन से हैं उसके बारे में भी यहाँ समझा दिया इस वाले फॉर्मूले में, v mdt बराबर t। ठीक है बच्चों। इसके बाद है, किसी अर्थव्यवस्था में वार्षिक सहव्यवहार के वार्षिक मूल्य में सभी प्रकार की मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के सहव्यवहार आते हैं। अब हमने जो ये चर्चा की है, हम सेकंड चैप्टर पढ़ चुके थे जहाँ पर हमने सकल घरेलू उत्पाद की बात की थी। तो हमने बताया था कि सकल घरेलू उत्पाद जब हम ज्ञात करते हैं तो उसमें हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ही लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, सारे सौदों की मात्रा बात कर रहे हैं, जो भी सहव्यवहार हो रहा है उसकी कुल मात्रा की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो गए, सारे जो मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने वाले जो सहव्यवहार है, उसके लेन देन के उद्देश्य हैं, वो सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। तो मध्यवर्ती वस्तुएं भी इसमें आ गई हैं, और स्पष्ट रूप से यह नाम मात्र के सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। तो इस तरीके से यदि हम मध्यवर्ती वस्तु और सेवाओं के सहव्यवहार को भी शामिल कर लेंगे तो जो सकल घरेलू उत्पाद आएगा, तो जो हमारा एक्चुअल सकल घरेलू उत्पाद है उसकी तुलना में ये बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हुआ है उसको भी हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सामान्यतः सहव्यवहार के मूल्य और नाम मात्र के सकल घरेलू उत्पाद के बीच स्थायी और धनात्मक संबंध रहता है। दो प्रकार के यहाँ पर मूल्य बताए गए हैं। एक तो सहव्यवहारों का मूल्य, जो कि कुल यहाँ पर सहव्यवहार हो रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में, जिसको हमने टी से डिनोट किया है, और एक नाम मात्र का सकल घरेलू उत्पाद, जो कि हमारा एक्चुअल सकल घरेलू उत्पाद है, जो कि हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो इनके बीच भी क्या होता है, एक धनात्मक संबंध होता है। नाम मात्र के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से सहव्यवहार के कुल मूल्य में क्या होती है, वृद्धि सूचित होती है। वो तो इजी वे में हम कह सकते हैं कि यदि क्या होता है, सहव्यवहार की कुल मात्रा बढ़ती चली जाती है, यदि हम बोले कि नाम मात्र के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है, सकल घरेलू उत्पाद बहुत अधिक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उत्पादन बहुत अधिक बढ़ रहा है। उत्पादन अधिक बढ़ रहा है तो मतलब लेन देन क्या हो रहा है, बहुत अधिक बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है तो क्या होता है कि देश में जो कुल मूल्य है, सौदों की कुल मात्रा है, सहव्यवहार की कुल मात्रा है, वो भी क्या होती चल जाती है, बढ़ती चली जाती है, जिसे कि हम एक फॉर्मूले से लिख सकते हैं। यहाँ पर भी लिख भी रखा है कि आता है सामान्यतः निम्न प्रकार से इसे परिवर्तन किया जा सकता है। अब हम ये क्या बता रहे हैं कि जो सकल घरेलू उत्पाद में जो परिवर्तन होता है, अर्थात जो हम चालू कीमत पर देखते हैं, तो उसमें कीमतों में जो परिवर्तन है वो भी शामिल किया जाता है। तो हम यहाँ पर मुद्रा की मांग की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो सौदों की जो कुल मात्रा है, ठीक है, जिसकी हमने यहाँ पर चर्चा की थी, उसकी जगह हमने PY लिख दिया। PY अर्थात इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य भी शामिल हो गया, कुल सौदों की मात्रा हो गई, और साथ में Y सकल घरेलू उत्पाद मतलब राष्ट्रीय आय भी शामिल हो गई है। तो राष्ट्रीय आय को जब हम क्या करते हैं, बढ़ी हुई कीमतें, जो कीमतें हैं, कीमत स्तर है, जिसे हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद अभिस्फीतक तक भी कहते हैं, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था ना। तो उससे हम यदि मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो नाम मात्र की जो सकल घरेलू उत्पाद है, जिसमें कीमतों में जो परिवर्तन है वो भी शामिल है, वो बढ़ता है, तो साथ में क्या होता है, मुद्रा की मांग भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो मुद्रा की मांग इस पर भी निर्भर करती है। यहाँ पर लिखा भी है कि यहाँ Y वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है। कौन सा है, वास्तविक सकल घरेलू।
ठीक है, मौद्रिक नहीं है, वास्तविक है, क्योंकि इसके अंदर हमने कीमत स्तर को भी शामिल कर लिया है। और पी जो है वो सामान्य कीमत स्तर अथवा सकल घरेलू उत्पाद अविस्फीतक है। ठीक है, उपयुक्त समीकरण बताता है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में सहव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग का अर्थव्यवस्था की वास्तविक आय और उसके औसत कीमत स्तर के बीच क्या होता है, धनात्मक संबंध होता है। यहाँ पर ये जो समीकरण है जिसको कि हमने प्रतिस्थापित किया है वो यही दर्शाता है कि जो सहव्यवहार के लिए जो मुद्रा की मांग है, सौदों के लिए जो मुद्रा की मांग है, वो हमारे सकल घरेलू उत्पाद, जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यहाँ पर दर्शाया गया है, उस पर निर्भर करती है। वास्तविक आय और उसके कीमत स्तर को भी हमने यहाँ पर शामिल किया है, उसके बीच धनात्मक संबंध होता है। सकल घरेलू उत्पाद यदि बढ़ता है तो कीमत स्तर यदि बढ़ता है तो साथ में मुद्रा की मांग भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कैसा संबंध है, ये धनात्मक संबंध है, जैसा कि हमने किस में दर्शाया था, सौदों की मात्रा के साथ दर्शाया था। ठीक है, तो हमने दोनों तरह से दर्शाया, सौदों की मात्रा से भी धनात्मक संबंध हो गया कि लेन देन के लिए उद्देश्य के लिए यदि सौदों की मात्रा बढ़ती है, यदि देश में व्यवहार के लिए मात्रा अधिक होती है तो मुद्रा की मांग अधिक होती है। तो यदि इसी प्रकार से सकल घरेलू उत्पाद अधिक होता है तो भी मुद्रा की मांग अधिक होती है। आगे बच्चों समझ में, आपको ये सारे फॉर्मूले जो अभी लिखवाए जा रहे हैं उनको अच्छे से लर्न करना है, समझना है कि यहाँ पर एमडीटी क्या है, के क्या है, पी क्या है, वाई क्या है, हमने वी की चर्चा की वो क्या है, टी है वो क्या है। ठीक है, आपको इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में अपनी कॉपी में लिखना भी है। अगला देखते हैं हम। अगला जो उद्देश्य है वो है सट्टा उद्देश्य प्रयोजन, स्पेक्युलेटिव मोटिव। सट्टा उद्देश्य प्रयोजन क्या होता है बच्चों? लेन देन के लिए उद्देश्य की मांग के बारे में हमने चर्चा की, तो हमने वहाँ ब्याज दर की बात बिल्कुल भी नहीं की। हमने ये कहा कि लेन देन के लिए उद्देश्य की मुद्रा की जो मांग है वो हमने बताया कि सौदों की मात्रा पर, सकल घरेलू उत्पाद पे, इस पर निर्भर करती है। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ सट्टा उद्देश्य प्रयोजन की बात करेंगे तो ये जो निर्भर करती है वो निर्भर करती है ब्याज दर पर। वो कैसे कि सट्टा उद्देश्य क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। आपने सट्टा का नाम बहुत सुना होगा, लेकिन यहाँ पर जो सट्टा है वो क्या है वो हम देख लेते हैं कि लोगों के पास क्या होती है, मुद्रा होती है। जैसे कि हमने चर्चा की, तो लोग क्या करते हैं, मुद्रा की अवसर लागत होती है, वो ब्याज दर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में अधिक ब्याज दर है तो लोग क्या करेंगे, अपना जो पैसा है वो क्या करना चाहेंगे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जिसे हम यहाँ पर कह सकते हैं सट्टा लगाना चाहेंगे। चाहे वो बॉन्ड खरीद के करें, प्रतिभूतियाँ खरीद के करें या फिर बैंक में इन्वेस्ट करें। उस अधिक ब्याज दर का हर एक व्यक्ति फ़ायदा उठाना चाहेगा जिससे कि उसको लाभ हासिल हो। लेकिन यदि इसके विपरीत यदि ब्याज दर कम होती है तो कोई भी व्यक्ति अपनी मुद्रा को त्याग नहीं करना चाहेगा और वो मुद्रा अधिक से अधिक डिमांड करेगा। वो बैंकों में नहीं रखना चाहेगा, प्रतिभूतियों में नहीं रखना चाहेगा, बॉन्ड में नहीं रखना चाहेगा। तो इस प्रकार से सट्टा उद्देश्य अर्थात जो इन्वेस्टमेंट के किया जाता है, हमारी जो मुद्रा है उसको इन्वेस्ट किया जाता है, उसके लिए जो मांगी जाने वाली मुद्रा की मांग होती है। तो यदि ब्याज दर अधिक होती है तो ये जो मुद्रा की मांग है तो कम हो जाती है, लोग तरल रूप में अपने पास कम मुद्रा रखना चाहते हैं। लेकिन यदि ब्याज दर कम होती है तो लोग क्या करते हैं, अधिक अपने पास मुद्रा रखना चाहते हैं और उसको सट्टे उद्देश्य के लिए कम यूज़ में लेना चाहते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? तो यही होती है सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति भू संपत्ति, बहुमूल्य धातु, मंदपत्रों, मुद्रा इत्यादि के रूप में अपने पास धन संचित कर सकता है। व्यक्ति जरूरी नहीं है कि केवल मुद्रा के रूप में ही अपने पास पैसा रखे, वो सोने के रूप में, बहुमूल्य संपत्ति के रूप में, यदि परिसंपत्ति हैं या फिर हम कह सकते हैं मकान है, जमीन है, पत्र हैं जो कि केंद्रीय बैंक द्वारा या व्यावसायिक बैंक द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, उनके रूप में भी अपने जो धन है वो संचित कर सकता है। बॉन्ड्स होते हैं। प्रतीकात्मक रूप से जो बंध पत्र हैं ऐसे कागज हैं जो एक समय अवधि के उपरांत भविष्य में मौद्रिक प्रतिफल की धारा का वादा करते हैं। मतलब जो ये बॉन्ड है उसमें क्या होता है कि हमने बॉन्ड मुद्रा दे दी है ना, और उसके बदले में हमने बॉन्ड प्राप्त कर लिया। हमने मान लिया कि 100 रुपये हमने मुद्रा दे दी और फिर हमने उससे बॉन्ड खरीद लिया, और वो ये वादा करते हैं कि आप 1 महीने बाद इस बॉन्ड को बेचते हो तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 100 की जगह 110 रुपये मिलेंगे। आ रहा है बच्चों समझ में? क्योंकि उसके अंदर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड होती है और वो बॉन्ड होते हैं वो कि हमें ये वादा करते हैं कि जब भी आप इस बॉन्ड को बेचोगे तो आपको इतने रुपए प्राप्त होंगे। तो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट के पर्पज से क्या करता है, उस बॉन्ड को खरीद लेता है क्योंकि उसको ब्याज की दर अच्छी
प्राप्त हो रही होती है। अब यदि उसने बोला कि 100 रुपये है और उसके बदले में आप इसको दे दो और आपको 101 रुपये मिलेंगे, तो व्यक्ति ये सोचेंगे इतनी कम ब्याज दर पर हम 100 रुपये का नुकसान क्यों करें, हम क्यों 100 रुपये का वो बॉन्ड खरीदें। आ रहा है बच्चों समझ में। तो बॉन्ड ये होते हैं, सरकार अथवा फर्म जनता से लिए गए उधार के लिए इन कागजों को जारी करते हैं और बाजार में इन्हें खरीदा बेचा जाता है। सरकार या फर्म वो क्या चाहती है कि लोगों से उधार ले, तो वो उधार लेने के लिए क्या करती है, ये बॉन्ड है वो जारी करती है। यदि फर्म है उसको इसके अपने शेयर्स की बात सुनी होगी, तो फर्म क्या करती है, अपने शेयर्स बेचते हैं। वो अपने शेयर्स को क्या करते हैं, एक बॉन्ड होता है उसको बेचते हैं और उसके बदले में लोगों से उधार लेते हैं। लोगों का पैसा, जो लोग हैं अपनी बचत का जो भी पैसा है वो कहाँ पर दे देते हैं, फर्म के पास दे देते हैं और फर्म उसको और अधिक इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं। तो यही होता है बॉन्ड्स, जिसमें क्या करता है, लोग अपने पास जो मुद्रा है उसको क्या करते हैं, जो बॉन्ड्स है जो कि या तो बैंकों के द्वारा जारी किए जाते हैं, फर्म्स द्वारा जारी किए जाते हैं, उसमें अपना पैसा उधार दे देते हैं। लेकिन लोग भी अपना पैसा जब उधार देंगे जब उनको लगेगा कि उनको प्रतिफल अच्छा प्राप्त होगा। यदि उन्हें अच्छा प्रतिफल प्राप्त करने की आशा नहीं होगी तो वो क्या करेंगे, अपना पैसा उधार देंगे क्या, नहीं देंगे। वो इससे अच्छा मुद्रा को अपने पास तरलता के रूप में रखना ही पसंद करेंगे। ठीक है। इसके बाद है कि सट्टा उद्देश्य क्या होता है। सट्टा उद्देश्य का संबंध ब्याज की दरों में होने वाले परिवर्तन के कारण लाभ प्राप्त करने से है। जैसे मैंने आपको बताया कि सट्टा उद्देश्य का संबंध क्या है, कि जो ब्याज की दरों में जो परिवर्तन हो रहा है उससे हमें कितने लाभ प्राप्त हो रहे हैं, हम कितना लाभ हासिल कर सकते हैं, वो होता है सट्टा उद्देश्य। ब्याज की दरों में होने वाले परिवर्तन से लाभ प्राप्त करना वही सट्टा उद्देश्य होता है। व्यक्ति अपने पास भू संपत्ति, बहुमूल्य धातु, शेयर आदि के रूप में धन जमा कर सकता है। लोगों में सट्टे की प्रवृत्ति पाई जाती है। सट्टे द्वारा लाभ कमाने के लिए अपने पास मुद्रा रखते हैं। लोग सट्टे से क्या करना चाहते हैं, सट्टे में अपना पैसा लगाकर अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, इसीलिए वो मुद्रा की क्या करते हैं, मांग करते हैं। वो अपने पास मुद्रा अधिक रखते हैं। जब उन्हें लगता है कि भविष्य में ब्याज की दर बढ़ेगी, ठीक है, तो वो क्या कर लेंगे, बॉन्ड खरीद लेंगे और फिर उस ब्याज दर पे क्या कर लेंगे, अधिक ब्याज दर पर लाभ कमा लेंगे, ताकि वे लोग बॉन्ड और प्रतिभूतियों के बाजारों में होने वाले उतार चढ़ावों से क्या करें, लाभ कमाएं। लोग क्या करते हैं, कम ब्याज दर होती है, मतलब कम पैसों के होते हैं बॉन्ड, तब तो वो खरीद लेते हैं। और जब ब्याज की दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनको अधिक ब्याज दर हासिल हो रही होती है, उनको लाभ प्राप्त हो रहा है, तब वो क्या करते हैं, उस बॉन्ड को बेच लेते हैं। अर्थात जो बाजार में चलने वाले जो उतार चढ़ाव हैं उससे लोग क्या करना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए वो मुद्रा की मांग करते हैं बॉन्ड और प्रतिभूतियों के रूप में। ठीक है बच्चों, समझ में आया। बॉन्ड पत्रों और शेयरों का प्रयोग फर्में जनता से उधार लेने के लिए करते हैं। जैसे हमने बताया कि फर्म हैं उनको जनता से पैसा चाहिए होता है ताकि कि वो और अधिक इन्वेस्टमेंट में लगा सके, इसीलिए वो बॉन्ड और ये जो पत्र हैं, शेयर हैं, उनको वो जारी करते हैं ताकि ये लोगों का पैसा कहाँ आ जाए, फर्मों के पास आ जाए। और इसके बदले में यदि लोग भी क्या होते हैं, उनको लगता है कि उनको अधिक राशि मिल सकती है, तभी वो उन पे निवेश करते हैं। लोग इनसे प्राप्त होने वाली आय का अनुमान लगाकर अपने पास इन्हें खरीदने के लिए मुद्रा रखना पसंद करते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ, इनसे लाभ प्राप्त हो सकता है। इसमें क्या होता है, बॉन्ड और शेयर पर जो बॉन्ड होते हैं और शेयर्स होते हैं, इसमें ये नहीं कह सकते कि इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। लोग केवल आय का अनुमान लगाते हैं कि इसकी कीमत बढ़ेगी तो हमें पैसा मिलेगा, तो इसीलिए वो मुद्रा की मांग अभी वर्तमान में करते हैं। और जब उनको लगता है कि ये बॉन्ड है, ये सस्ते हो जाएंगे, तो वो उन बॉन्डों को खरीद लेते हैं। आगे बच्चों समझ में, मुद्रा की मांग एवं बॉन्ड या प्रतिभूतियों की ब्याज दरों में विपरीत संबंध होता है। हमने बताया ना कि ब्याज दर और मुद्रा की मांग, इसमें कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। अर्थात जब भविष्य में ब्याज दरें बढ़ने का अनुमान होता है तो लोग अपने पास मुद्रा रखना अधिक पसंद करेंगे। यदि लोगों को ये लगता है कि भविष्य में ब्याज दरें क्या होंगी, बढ़ेंगी, तो लोग क्या करेंगे, अपने पास अभी वर्तमान में मुद्रा अधिक रखना पसंद करेंगे, जिससे भविष्य में वे लाभ प्राप्त कर सकें। अर्थात ब्याज दरें बढ़ने पर वे फर्मों को उधार दे सकें और आय प्राप्त कर सकें। समझ में आया। वो क्या सोचते हैं कि ब्याज दर भविष्य में बढ़ेगी, तो इसका मतलब वो अभी मुद्रा की मांग कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, उस मुद्रा की मांग से वो सोचते हैं कि जब ब्याज दर बढ़ेगी तो हम ये मुद्रा उधार देकर और फिर अधिक प्रतिफल प्राप्त कर लेंगे। आगे बच्चों समझ में, इसके विपरीत क्या होता है,
लोग अपने पास कम मुद्रा रखते हैं, अतः निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि सट्टे के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और ब्याज दर में विपरीत संबंध होता है। इसका उल्टा क्या होता है कि भविष्य में यदि ब्याज दर घटने की संभावना है तो लोग अपने पास अभी कोई मुद्रा नहीं रखते हैं, क्योंकि अभी जो बढ़ी हुई ब्याज दर है उसका वो फायदा उठाते हैं। अब वो कम ब्याज दर पर क्या फायदा उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे, तो वो अभी क्या नहीं करते, मुद्रा की मांग नहीं करते। तो हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा की मांग और ब्याज दर दोनों में कैसा संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात सट्टे के उद्देश्य से मुद्रा का कम ब्याज दर पर अधिक मांगी जाती है। कम ब्याज दर पर सट्टे के उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग है वो अधिक होती है, और अधिक ब्याज दर पर सट्टे के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग क्या होती है, कम होती है। अधिक ब्याज दर पर मुद्रा की मांग कम की जाती है। इसे निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। हमने पहले MDT लिखा था, अर्थात ट्रांजैक्शन जो मोटिव है उसके लिए मुद्रा की मांग। अब हम जो दूसरा लिख रहे हैं MDS, अर्थात जो स्पेक्युलेटिव मोटिव है, अर्थात सट्टे के उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग है वो किस पर निर्भर करती है, R यहाँ पर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अर्थात ब्याज की दर पर निर्भर करती है। अर्थात जो सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग है वो ब्याज की दर पर निर्भर करती है। इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, R मैक्सिमम माइनस R यहाँ पर क्या है, R यहाँ पर है ब्याज दर, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, R मैक्स माइनस R, मैक्सिमम, मैक्स मतलब मैक्सिमम अधिकतम ब्याज की दर, और R माइनस R मिनिमम, अर्थात मिनिमम मतलब निम्नतम ब्याज की दर। कहने का मतलब है कि अधिकतम जो ब्याज की दर है उस पर मुद्रा की मांग क्या होगी, जो अधिकतम ब्याज दर है उस पर मुद्रा की मांग कम होगी, और जो निम्न ब्याज की दर है उस पर मुद्रा की मांग क्या होगी, अधिक होगी। मतलब उल्टा संबंध होता है ब्याज की दर और मुद्रा की मांग में। ठीक है, R मैक्स ब्याज की उच्चतम दर है तथा R मिनिमम ब्याज की निम्न दर है। जैसा कि हमने भी बात की है, जब ब्याज दर बहुत नीचे हो जाती है तो लोग मुद्रा उधार देने की बजाय अपने पास ही रखना पसंद करते हैं। इस स्थिति को कीन्स ने बोला है तरलता जाल। ये आप अच्छे से ध्यान रख लेना कि तरलता जाल अर्थात लिक्विडिटी ट्रैप, क्या होता है। हमने बताया कि अधिक ब्याज दर पर लोग क्या करते हैं, अधिक मुद्रा उधार देना पसंद करते हैं, लेकिन कम ब्याज दर पर लोग मुद्रा उधार देने की बजाय अपने पास रखना पसंद करते हैं। और एक जो मिनिमम ब्याज दर है उसके बाद तो लोग क्या करते हैं, मुद्रा को उधार देना ही पसंद नहीं करते। और इस स्थिति को कीन्स ने बोला है तरलता जाल, कि जब ब्याज की दर बहुत नीचे हो जाती है तो लोग मुद्रा उधार देने की बजाय अपने पास रखना पसंद करते हैं। हम इसे एक डायग्राम के द्वारा शो कर सकते हैं। ये है, यहाँ पर हम दिखा सकते हैं MDS मुद्रा की मांग, और यहाँ है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने ये माना कि ये तो है मैक्स, और हम ये मान लेते हैं ये है R मिनिमम, अर्थात ये मैक्सिमम जो अधिकतम ब्याज की दर है और ये है जो निम्नतम ब्याज की दर है। तो हम ये देखते हैं कि मुद्रा की जो मांग है इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि जैसे अधिक ब्याज की दर होती है तो मुद्रा की मांग क्या होती है, कम। जैसे जैसे कम ब्याज की दर हो रही है, घटती जा रही है ब्याज की दर, तो मुद्रा की मांग क्या होती है, बढ़ती जा रही है। कम ब्याज दर पर मुद्रा की मांग क्या होती है, अधिक। हम ये देखते हैं कि R मिनिमम है, ये निम्नतम ब्याज दर है। उसके बाद यदि मुद्रा की जो मांग है, मुद्रा ब्याज की दर और कम होती चल जाती है तो मुद्रा की जो मांग है वो क्या हो जाती है, एकदम स्थिर हो जाती है, फ्लैट हो गई यहाँ पर एकदम। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अधिक कम, जो इससे कम ब्याज दर पर लोग मुद्रा को क्या नहीं करना चाहते, उधार देना ही नहीं चाहते, अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये जो स्थिति है इसको हम कह देते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल। इससे कम जो निम्नतम ब्याज दर है उससे कम ब्याज दर पर लोग मुद्रा उधार ही नहीं देना चाहते, उधार देना पसंद ही नहीं करते। इस स्थिति को कीन्स ने कहा है तरलता जाल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन मोटिव है, अर्थात लेन देन के उद्देश्य के लिए, सौदे के उद्देश्य के लिए, व्यवहार प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग की बात की, जो कि किस पर निर्भर करती है, T पर निर्भर करती है। इसके बाद हमने दूसरा जो देखा है मोटिव, वो स्पेक्युलेटिव मोटिव देखा है, जिसमें हमने देखा कि जो मुद्रा की मांग है वो ब्याज दर पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से यदि हम मुद्रा की मांगों को दोनों उद्देश्यों के आधार पर देखते हैं तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल मांग को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, MD बराबर MDT और MDS दोनों को हमने टोटल कर दिया। MDT कौन सी है,
सह व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग। MDS कौन सी है, जो स्पेकुलेटिव है, सट्टा है, उसके लिए मुद्रा की मांग। KPY हमने निकाला था, ये किस पर निर्भर करती है, जो सकल घरेलू उत्पाद में यदि वृद्धि होती है, जिसमें कि हमने मौद्रिक जो कीमत का स्तर है वो भी ले लिया था, उस पर निर्भर करती है। और प्लस हमने कर दिया RX माइनस R, और यहाँ पर बटे में है R माइनस R मिनिमम, जो कि हमने अभी फॉर्मूला निकाला था। तो इन दोनों का हमने क्या कर दिया है, टोटल कर दिया। तो इस प्रकार से ये है मुद्रा की मांग का फॉर्मूला, जो कि आपको अच्छे से ध्यान करना है, जिसमें दोनों उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग शामिल है, लेन देन के उद्देश्य के लिए भी और सट्टे के उद्देश्य के लिए भी की जाने वाली मुद्रा की मांग। ठीक है, साथ में आपको ये वाला जो डायग्राम है जिसमें कि मुद्रा की मांग और ब्याज दर में जो विपरीत संबंध है वो दर्शाया गया है, वो भी आपको अच्छे से समझ लेना है। तरलता जाल क्या होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा की मांग किन उद्देश्य से की जाती है, जो कि आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाया गया है, तो आपको अच्छे से समझ लेना है। जो डायग्राम बनाया गया है वो अपनी कॉपी में नोट करना है, सारी प्रोसेसिंग को अच्छे से समझकर अपनी कॉपी में नोट करना है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे मुद्रा की पूर्ति के बारे में। मुद्रा की मांग में के बारे में हमने डिटेल में जाना। अब मुद्रा की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय बैंक के द्वारा की जाती है, व्यापारिक बैंक के द्वारा की जाती है, और मुद्रा की पूर्ति के कौन कौन से माप है, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।